सत्यमेव जयते के आवाज के बीच कांग्रेस के कार्यालय में इस समय खुशी का माहौल है। दरअसल आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और उनको इस मामले में फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। यदि सजा एक दिन भी कम होती है तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। आदेश के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ये कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे अयोग्यता हुई है। कार्यवाही के लंबित रहने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। अपील के लंबित रहने से अपीलीय अदालत को कानून के अनुसार निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में ये उपनाम अपनाया। राहुल ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। ये 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता या समानता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। ये गैर संज्ञेय और जमानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। ये नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है? उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं है। राहुल गांधी पहले ही संसद के 2 सत्रों से दूर रह चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होती है। लोक भवन में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। साथ ही सीएम योगी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि शोधार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नए नए प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री शोधार्थियों से कहा कि वे प्रेरक, योजक और समन्वयक की भूमिका निभाते हुए इन विकास खंडों के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। इससे प्रदेश की विकास दर तो तेजी से बढ़ेगी ही, देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री आकांक्षात्मक विकास खंडों में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री ने शोधार्थियों से लोक भवन में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के गांव ही भारत के विकास की धुरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ और आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भर हमारा समाज, प्रदेश और देश होगा। हम लोग जो 14 विभागों ने इसमें कार्य प्रारंभ किया है, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश के अगर इन 100 विकास खंडों को जो अब तक आकांक्षात्मक थे, विभिन्न क्षेत्रों में पीछे थे, उन सभी को अगर हम लोग सामान्य विकास खंडों की श्रेणी में ला करके स्टेट एवरेज से अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में ला के खड़ा कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की न केवल विकास की दर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में, उस सपने को साकार करने में भी अपने स्तर पर योगदान दे पाएंगे। आपके इस पूरे प्रयास के लिए एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है।
अब भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण टीम के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी रहेगा। एएसआई टीम द्वारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था। ज्ञानवापी परिसर के पास पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी। 7 बजे से शुरू हुए सर्वे पर 12 बजे तक रोक लगा दी गई थी। दरअसल जुमे की नमाज को लेकर ज्ञानवापी में सर्वे रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान के कराची से 2 हिंदू परिवार शुक्रवार को चित्रकूट पहुंचे। शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के संग्रामपुर में पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनसे बातचीत कर रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से 2 हिंदू परिवार बागा बॉर्डर से होकर चित्रकूट पहुंचा है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहे इन परिवारों को भारत में ही उम्मीद की किरण दिखाई दी है और दोनों परिवार बिना कुछ सोचे समझे भारत पहुंच गए हैं। परिवार ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की दर्द भरी दास्तां बयां की। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहा है। दिल्ली के भाटी माइंस से आए परिवारों को चित्रकूट के समाज सेवी ने ही शरण दी है। हालांकि एलआईयू और चित्रकूट पुलिस को पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों की जानकारी नहीं है। पाकिस्तानी हिंदू परिवार शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के संग्रामपुर में रह रहा है। मौके पर जानकारी जुटाने पुलिस पहुंच गई है। पाकिस्तानी हिंदू परिवार के सदस्यों ने बातचीत में बताया कि पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार ने दिल्ली एम्बेसी में वीजा बढ़ाने की एप्लीकेशन दी है। उन्होंने बताया कि वाघा बॉर्डर पार कर हम अमृतसर पहुंचे और वहां से नई दिल्ली आए, वहां से चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं, वहां महंगाई चरम पर है और आम जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल है। साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नागरिकता दी जाए, साथ ही हमें बसने की भी इजाजत दी जाए। टोटल हम तो 14 लोग आए हैं अभी, और बाकी लोग मेरे जो है वो दिल्ली में हैं। अब लेडीज़ और ये मैंने काउंट नहीं करा कि कितने हैं, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, लेकिन टोटल लेडीज़ और जेंट्स बच्चे मिला के टोटल हम 14 लोग हैं। पाकिस्तान से हम कराची से हम आए, वहाँ से लाहौर से फिर अमृतसर, वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो अमृतसर से फिर न्यू दिल्ली से फिर भाटी माइंस आए। भाटी माइंस में हमें 1-1.5 महीना रहे, लेकिन हमें वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम परेशान होके वहाँ आए थे कि हम अपनी परेशानी से हम निकल पाएँ, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं वहाँ पे नहीं मिली। तो इस सोशल मीडिया की वजह से हम कमलेश भाई तक पहुँचे हैं। 1.5 महीने के अंदर हमने जो पैसे हम लाए थे वहाँ से 2-4 पैसे लाए थे, वो भी हम खर्च करके बैठ गए। वहाँ पे हमें अब न छत थी, न भोजन था और ना ही बच्चों की 1 दिन के लिए भी स्कूल भी नहीं जा पाए। यहाँ पे सब दुनिया के कहीं भी मुमालिक में चले जाओ तो वहाँ हर सबसे पहली चीज़ होती है तालीम, एजुकेशन बच्चों की। वो ना मिले तो वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। सुल्तानपुर में विद्युत व्यवस्था को लेकर डीएम की अगुवाई में जनप्रतिनिधि और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था सुधारने की निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से सुल्तानपुर की विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। जनप्रतिनिधियों के लाख निर्देश के बाद भी आलाधिकारी विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि अयोध्या मंडल में सुल्तानपुर जिला सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। इस पर जनप्रतिनिधियों ने आलाधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में जले ट्रांसफार्मर और जर्जर तारों को बदलने के साथ साथ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने के भी निर्देश दिए हैं। जो बिजली की समस्या है वो शासन के और बिजली विभाग के संज्ञान में है, और उसीलिए स्पेशली सुल्तानपुर में हमने सबसे शुरुआत में ही 3 तारीख को आज जनसंपर्क प्रतिनिधि अभियान के तहत सारे माननीय विधायकों को बुलाया। यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर महोदय भी यहाँ पे मौजूद थी और हमारे यहाँ पे चीफ साहब भी थे। हम लोगों ने अपने विभिन्न योजनाओं के तहत या तो क्षमता सुधार का हो या जर्जर तारों को रिप्लेस करने की बात हो, अलग अलग फेजेस में ओवर द नेक्स्ट पीरियड एंड 1.5 ईयर जितनी भी समस्याएं हैं वो एक पारदर्शी माध्यम से जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए उनको बताते हुए हम लोग इस व्यवस्था को सुधार देंगे। और साथ ही साथ दोनों तरह की बात हुई है, एक तो सप्लाई साइड की बात हुई है रिफॉर्म्स की, दूसरा जो रेवेन्यू का जो हमारा जो एक प्रॉब्लम है उसके संबंध में बात हुई है, उसके संबंध में भी काफ़ी सकारात्मक बात हुई है। और लोगों ने आश्वस्त किया है कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, हम एक हाथ आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ इससे बेहतर माहौल नहीं बन सकता है। ये शासन की आदरणीय एवी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है
वहाँ से तय हुआ है कि एक हफ्ते जन अभियान यानी जन प्रतिनिधियों से, जनता से, सबसे मिलके कि बिजली की क्या अवस्था है, व्यवस्था है और उपभोक्ता है उनकी क्या दिक्कत है और बिजली विभाग की भी क्या दिक्कत है, उन सब पे चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। और बिजली विभाग ने ये आश्वस्त किया है, जैसा आप लोग को मौजूद थे, कि 3 योजनाएं, 2 तो आ गई हैं, एक और योजना आएगी। तो इन्होंने एक काम शुरू कर दिया है और हम लोगों से भी ये अवगत कराएंगे कहाँ क्या काम हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है और प्राथमिकता भी हम लोगों से लिया जाएगा कि आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, कहाँ क्या दिक्कत है। आपने देखा होगा कि आज सैकड़ों समस्याएं उनके सामने रखी गई हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी अब होगी। सुल्तानपुर में बीती रात सीएचसी में डॉक्टर से अभद्रता से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने आज ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। इसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ा। वहीं डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई नहीं होती तब तक ओपीडी सेवाएं शुरू नहीं होंगी। मामला लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां बीती रात डॉक्टर धर्मराज इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान मानपुर गांव के पंकज पांडे उर्फ मोनू वहां पहुंचे और मरीज को दिखाने को लेकर डॉक्टर से उलझ पड़े। डॉक्टर धर्मराज का आरोप है कि पंकज ने न सिर्फ उनसे अभद्रता की बल्कि मारपीट और तोड़फोड़ भी की। डॉक्टर धर्मराज ने लंबुआ पुलिस को रात में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा न दर्ज किए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों की नाराजगी बढ़ गई और आज उन्होंने लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओपीडी सेवाएं बंद कर दी और हड़ताल पर चले गए। बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के भूरागढ़ में केन नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में जानवरों के साथ एक व्यक्ति भी बह गया। बाढ़ की चपेट में आया व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का 4th श्रेणी कर्मचारी है। मौके पर मौजूद मछुआरों ने बकरी सहित व्यक्ति को बचाया है। बाढ़ में बहे व्यक्ति को लगभग 2 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। नदी नहाने गए तो बकरी बह गई, तो बकरी पकड़ने गए थे, जिसके कारण वो भी बह गए। हाँ। तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर दोनों पुल क्रॉस करते हुए वो तो गुरु ने उधर पे पकड़ा, तो बकरी को भी पकड़ा और दादाजी को भी पकड़ लिया। बच गए दोनों लोग, बच गए। बकरी भी बच गई, दादाजी भी। क्या नाव नदी बढ़ी है क्या? बहुत ज़्यादा सब्जी बढ़ी है, अचानक ठंडा से आधी बढ़ी है कल के पानी से। आज भी नदी ज़्यादा तूफान में है, आज अचानक बढ़ गई नदी। विद्युत विभाग 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का भले दावा करता हो, लेकिन रामपुर विरतिहा गांव में पिछले 10 दिनों से खराब ट्रांसफार्मर बदल नहीं सका है। इसकी वजह से करीब 200 की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली है। विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश है। ढेमा स्थित मोतीगरपुर उपकेंद्र के पांडे बाबा फीडर पर स्थित रामपुर विरतिहा गांव में वर्मा बस्ती में लगा 25 केवी का ट्रांसफार्मर 10 दिन पूर्व अचानक जल गया था। तभी से इस ट्रांसफार्मर से जुड़े करीब 30-35 घरों में अंधेरा छाया हुआ है। विद्युत उपकरण पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इन्वर्टर बंद होने से मोबाइल चार्ज करने के लिए लोगों को दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ रहा है। यही नहीं, इसी ट्रांसफार्मर से ग्राम पंचायत के सचिवालय पर भी बिजली आपूर्ति की जाती है। बिजली न होने से ग्राम सचिवालय का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बारिश न होने के चलते धान की फसलों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही। अमेठी में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से भेटुआ विकासखंड बैसड़ा गांव के विशुनपट्टी गांव में भैंस की करंट लगने से मौत हो गई है। विशुनपट्टी गांव में बेनीपुर विद्युत उपकेंद्र से बिजली की सप्लाई की जाती है, जहां जमीन से महज 3-4 फुट की ऊंचाई पर लटक रही हाई टेंशन लाइन से आपूर्ति हो रही है। बेनीपुर विद्युत उपकेंद्र ही नहीं, जिले में कमोबेश यही हालात हर जगह है। निजीकरण और बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों की भर्ती के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग दुरुस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं कर सका है, जिसके चलते जहां विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है और हादसे हो रहे हैं। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अमेठी दित्ती का कहना है कि पीड़ित की राहत के लिए मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका विभाग अपनी कब तक विद्युत तारों को दुरुस्त करेगा। इसके साथ बिजली की लापरवाही है, तार इसको देखे नहीं, इसलिए इसके करंट लग गया। कैसे लगा, क्या कब की घटना है? अरे तार 3 फुट नीचे था, यहाँ से कोई भी जा सकता है इतने नीचे। तो कब की घटना है? हाँ, कब की घटना है? शाम को। शाम को लगभग कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे के बाद। तो आपने सूचित कर दिया है पशु विभाग में या? पशु विभाग में हाँ सूचित किया। आए हुए हैं? जी आए हैं। और बिजली विभाग?
बिजली विभाग यहाँ आए थे, राममूर्त तार और ऊपर करके गए हैं डार काट के। अच्छा। ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ये काफ़ी नीचे था, जैसा कि दिखने में भी लगा है। अभी कुछ देर पहले इसको सुधारा गया है, जो कि प्लास्टिक लगा करके इसको पेड़ से बांध दिया गया है वायर को, और संभवतः उसी से है इसका ये कि बर्न्ट मार्क जो है दाहिने कान के पास लगा हुआ है, और इससे प्रतीत होता है कि ये करंट से ही मरी हुई है। कब की दुर्घटना है भैया? ये इसको मरे हुए तो लगभग 8 से 10 घंटे से ऊपर हो गए हैं, जैसा कि मतलब पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। इसका जो रूमन है, पेट है, बहुत फूला हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि मतलब इसको मरे हुए कम से कम 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। बलरामपुर में जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के शिकार यहां के 2 व्यक्ति हुए हैं। कथित तौर पर यहां एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से पीड़ितों की करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के कटिया का है। यहाँ के हरिराम और राम छबीले भाई हैं। उनका तीसरा भाई प्रदीप कुमार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता था, इसलिए उसे परिजनों ने अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। प्रदीप कुमार ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए अपने दोनों भाइयों की NH के किनारे पड़ने वाली खेती योग्य जमीन को धोखाधड़ी और जालसाजी से कुछ लोगों को बेनामा कर दी है। हरिराम ने कोतवाली नगर में FIR दर्ज कराई है। उनका कहना है कि भाई प्रदीप कुमार, जमीन क्रेता मोहम्मद आदिल, मोहम्मद ताहिर खान, अफसोस आलम, अब्दुल्ला वकील, गवाह शिवनाथ मौर्य व हमीदुल्लाह ने कथित मालिक बनकर जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए बेनामा कर दिया। आरोप है कि विपक्षी ने न केवल हरिराम के नाम से अपना आधार कार्ड बनवाया, बल्कि बैंक अकाउंट भी खुलवाया। वहीं राम छबीले का आरोप है कि गाटा संख्या 383 प्रदीप कुमार ने कूट रचित ढंग से शिव प्रसाद यादव पुत्र लल्लन प्रसाद को बेच दिया है। राम छबीले का आरोप है कि विपक्षियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। आरोप ये है कि प्रदीप ने राम छबीले और हरिराम बनकर बेनामा करने के लिए उप निबंधक कार्यालय में उप निबंधक यानी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत भी हुआ था। आरोप ये है कि प्रदीप ने राम छबीले और हरिराम बनकर बेनामा करने के लिए उप निबंधक यानी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत भी हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के नूह में हिंसा के विरोध में बलरामपुर के हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रामलीला मैदान से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाइक रैली निकाली। बाइक रैली मेजर चौराहा, चौक चौराहा, पूर्व टोला चौक बाजार होते हुए वीर विनय चौराहे से होते हुए पीपल तिराहा तहसील पहुंची। इसके बाद कचहरी से पैदल यात्रा करते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने DM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिहादी मानसिकता वालों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की। ज्ञापन में हिंदू संगठनों जिहादी मानसिकता वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। इसका जिम्मेदार प्रशासन एवं हरियाणा प्रशासन होगा। सुल्तानपुर में बीती रात CSC में डॉक्टर से अभद्रता से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने आज OPD सेवाएं बंद कर दी। इसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ा। वहीं डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं होगी तब तक OPD सेवाएं नहीं शुरू होंगी। मामला लम्बुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां बीती रात डॉक्टर धर्मराज इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान मानपुर गांव के पंकज पांडे उर्फ मोनू वहां पहुंचे और मरीज को दिखाने को लेकर डॉक्टर से उलझ पड़े। डॉक्टर धर्मराज का आरोप है कि पंकज ने न सिर्फ उनसे अभद्रता की बल्कि मारपीट और तोड़फोड़ भी की। डॉक्टर धर्मराज ने लम्बुआ पुलिस को रात में तहरीर भी दी थी। मुकदमा न दर्ज किए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों की नाराजगी बढ़ गई और आज उन्होंने लम्बुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र OPD सेवाएं बंद कर दी और हड़ताल पर चले गए। आज लम्बुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की OPD बंद है, क्या कारण है? कल रात को जो है गाली गलौज हुआ, झगड़ा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, अभद्र व्यवहार किया गया है। किसके साथ? मेरे साथ। अच्छा, कौन लोग थे? मोनू पांडे और पंकज। कल डॉक्टर धर्मराज जी इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों ने उनसे अभद्रता की, गाली गलौज की, जिसकी वजह से सारे कर्मचारियों, डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। इस वजह से कार्य बाधित है फिलहाल।
डॉक्टर साहब FIR दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं और बात किए हैं, अभी देखते हैं जैसा होता है।